आज का टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। हम कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल प्रीवियस वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट, जो ज़्यादातर रहती है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है पहली कैटेगरी है जिसके हिसाब से हम देखेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम किस तरह से देख पाएंगे अल्कोहल के केसेस में। पहले तो हम देख सकते हैं, हमेशा पहली कैटेगरी रहती है हमारी कि उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन, है ना, नंबर ऑफ़ कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं उसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। यानी कि हम पहली कैटेगरी तो जानते हैं कि जितना उसका मोलर मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी उसका सरफेस एरिया, है ना। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी। अब तीसरी बात है जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी, बट अब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स। ठीक है, तो अगर वो मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाता है तब भी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स होंगी उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये तीन कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से हम देखेंगे कि किसी अल्कोहल का या फिर किसी फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वाई अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो क्वेश्चन है कि जो अल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि उतने ही कार्बन होंगे एल्कीन में और उतने ही कार्बन होंगे हेलो एल्केन में, बट अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अभी हमें क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ओके, पहले हम क्या करेंगे, या तो हमें सबसे पहले केस में क्या करना होता है, उसका हमें मोलर मास चेक करना होता है, और दूसरे में सरफेस एरिया, और तीसरी कैटेगरी में हम चेक करते हैं उसकी बॉन्डिंग्स, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स जो भी हैं उसकी, है ना। तो हम चेक करेंगे इनके, पहले डायग्राम बनाएंगे हम इनके। सबसे पहले हम बनाएंगे अल्कोहल का। देखिए, अल्कोहल ROH होता है। ठीक है, मैं इस तरह शो कर रही हूँ कि अगर एक हमारे पास कंटेनर है उसमें अल्कोहल है तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक और अल्कोहल यहाँ पे भी बना लेते हैं हम, यहाँ पर भी ये है अल्कोहल। ओके, तो अल्कोहल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्सीजन है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और ये बन जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और ये बन जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। यहाँ पर भी यही होगा, सेम चीज़। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो ये भी हो जाएगा स्लाइटली नेगेटिव एंड दिस इज़ स्लाइटली पॉजिटिव। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जो स्लाइटली पॉजिटिव है हाइड्रोजन और स्लाइटली नेगेटिव है ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और आप जानते हैं जब भी हाइड्रोजन का किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन है जैसे, तो उससे अगर बॉन्ड बन जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हम जानते हैं, है ना। अगर किसी भी कंटेनर के अंदर अल्कोहल है और अल्कोहल अगर एक दूसरे के साथ अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज उसके ही मॉलिक्यूल के साथ वो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड उसी के ही एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल है तो अल्कोहल के साथ ही बन रहा है, और इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो, तो उसके लिए हमें उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा हमको, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का ज़्यादा होता है एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स के कंपैरेटिवली। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, एल्कीन्स और हेलो एल्केन्स के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एल्कीन क्या होता है, RH। ठीक है, RH।
ओके, और हमारा हेलो एल्केन है तो वो है RCl। ओके, यहाँ पर है RH, RCl बना देते हैं। R और H जो है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन तो ज़रूर दिख रहा है, मगर जब हम एक कंटेनर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अब बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एल्कोहल्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ more electronegative oxygen there is intermolecular hydrogen bonding, but यही चीज़ एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के केस में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप रीज़न क्या तो आप रीज़न लिखेंगे दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उसी के मॉलिक्यूल के साथ उसका कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल विच इज़ नॉट देयर इन एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। तो एल्केन और हेलो एल्केन के केस में क्यों नहीं था, मैंने आपको दिखा दिया, उसमें हाइड्रोजन नहीं है या फिर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, है ना, इसी वजह से क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बॉइलिंग ऑफ एल्कोहल्स आर मच हाइयर देन कोरस्पॉन्डिंग और आइसोमेरिक ईथर्स। देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल का ज़्यादा है आइसोमेरिक ईथर्स के केस में। तो ईथर के केस में क्यों नहीं है, वहाँ पर देखिए आप ROR है हमारा ईथर, इसे हम बोलते हैं ईथर, और हमारा एल्कोहल होता है ROH। ओके, ROH, और हम जानते हैं ROH और ROH अपने आप में बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। बट जब ROR होता है, यहाँ पर अगर हम एक और ROR लिख दें तो क्या ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। ऑक्सीजन है बट हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से तो बहुत ही कम होगा। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स जो है ज़्यादा है कंपैरेटिवली आइसोमेरिक ईथर, यानी कि उतने ही कार्बन का रहेगा, और तब भी क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रीज़न देख लीजिए, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम रीज़न लिखना है आपको, इन एल्कोहल्स विच इज़ नॉट देयर इन आइसोमेरिक ईथर्स। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बस आपको क्या करना है, उसका अगर एल्कोहल है तो उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट लेके चलना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वो कंपैरेटिवली और ईथर से ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाई। ये तो हम जानते ही हैं, ये हमने पढ़ा भी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी। एल्कोहल्स का यानी कि जैसे हमने लिया एक, ये रहा हमारे पास मीथेनॉल, हमने ले लिया एक और इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, मिथेनॉल है, ये इथेनॉल है, इसमें एक कार्बन है और उसमें 2 कार्बन है। हम जानते हैं कि जब हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका मोलर मास भी क्या हो रहा है, कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो उसका मोलर मास भी बढ़ रहा होगा। इससे क्या हो रहा है, मोलर मास भी इंक्रीज हो रहा है, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, और मोलर मास के इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर जो फोर्सेस होंगे वो भी तो बढ़ रहे होंगे, यानी कि उसके अंदर अगर वेंडर वॉल फोर्सेस हैं तो वो भी तो इंक्रीज हो रहे होंगे। सो वेंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीजेस, और इन सब चीज़ों के बढ़ने के वजह से हमें उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट
ऑल्सो इंक्रीजेस। तो आपको रीज़न क्या लिखना है जब भी आप बताएंगे इस तरह से, तो आपको सबसे पहले उनको बताना है इस तरह से, एक जगह आपको लिख देना है, आप कितने भी कार्बन ले सकते हैं, बस एक आपको दिखाना है कम कार्बन वाला, एक को आपको दिखाना है ज़्यादा कार्बन वाला। आप बोलेंगे वहाँ पर कि नंबर ऑफ़ कार्बन जो है बढ़ रहा है, अगर आप इस तरह दिखाना चाहते हैं तो, या तो आप सिंपली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होने से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ उसका मोलर मास इंक्रीज़ हो रहा है। मोलर मास इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी जो बॉन्डिंग होगी, यानी कि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होंगे उनके, वो भी इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आप रीज़न जब भी लिखेंगे तो यही आपको रीज़न वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स। आइसोमेरिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना, आइसोमेरिक यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जो है हमेशा सेम रहेंगे, भले ही जो OH की पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, आइसोमर्स है ना। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल्स डिक्रीज एज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। वाई? तो जो 1 डिग्री है उसका BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, और जो 3 डिग्री है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा डायग्राम की हेल्प लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करते समय। ओके, तो हम बनाएंगे कोई भी एक नॉर्मल ले लेंगे जिससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री दिखा सकें। तो 3 डिग्री दिखाने के लिए मैक्सिमम उसमें 4 कार्बन होने चाहिए, है ना। तो हम 4 कार्बन का ही एक एल्केन लेंगे, अल्कोहल लेंगे। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, 1 डिग्री है ना। अब हमें क्या बनाना है, 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2। तो हम अगर इस वाली पोजीशन में OH लगा दें तो वो जिस भी कार्बन से अटैच होगा वो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप की चेन से अटैच है, तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, है ना, 2 डिग्री। ओके, अब हम बनाएंगे 3 डिग्री। 3 डिग्री कैसे बनेगा, CH3 यानी कि हम जिस भी कार्बन से OH ग्रुप अटैच करेंगे वो फर्दर 3 कार्बन चेन से अटैच होना चाहिए, यानी कि 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए। 1 2 3 है यहाँ पे, है ना। 3 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये रहा 1 डिग्री और ये रहा 2 डिग्री और ये है हमारे पास 3 डिग्री। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो ये कि जो 1 डिग्री है इसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया जो है ज़्यादा होने के वजह से इसके जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे वो भी तो ज़्यादा होंगे, है ना। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, और इसका वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि उसमें जो है अपने बॉन्ड, अपने कंपाउंड जो इसके पास अपने अपने अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, इसके वजह से उसका टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि ये टूट जाए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका, ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ओके। या फिर आप लिख सकते हैं इस तरह से, आप लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। आप बताएंगे यहाँ पर कि इस तरफ जाते समय, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की तरफ जाते समय सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, दिख रहा होगा आपको, सरफेस एरिया कम होते जा रहा है। 1 डिग्री का ज़्यादा था, 2 डिग्री का थोड़ा कम हुआ और 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा कम हो गया। इससे क्या हो रहा है, इसके वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिक्रीज़ हो रहे हैं, और वैन डर वाल्स फोर्स के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ हो जा रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये आपको लिख देना है। या तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे आप उनको बता सकते हैं कि 1 डिग्री का सरफेस एरिया ज़्यादा है कंपैरेटिवली 2 एंड 3 डिग्री, इसीलिए जो ये ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ये बिल्कुल सही है ना। या फिर आप इस तरह से बता सकते हैं, ये ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा आपके लिए और समझाने के लिए भी और समझने के लिए भी। अब हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ सॉल्युबिलिटी, यानी कि कितना ज़्यादा वो सॉल्युबल है वाटर में। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ऐसे,
एल्कोहल्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो जो एल्कोहल होते हैं वो वाटर के साथ हमेशा मिसिबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल होते हैं। आप कितने भी प्रोपोर्शन में उन्हें डालिए, एल्कोहल को ज़्यादा डालिए वाटर में और वाटर को कम डालिए, है ना। अगर ऐसा केस है, या फिर आपने थोड़ा भी डाला है या बहुत ज़्यादा भी डाला है, तब भी क्या होगा, एल्कोहल जो है हमेशा वाटर में मिसिबल होगा। ऐसा क्यों होगा? तो हम जैसा कि जानते हैं एल्कोहल जो होता है ROH होता है और वाटर क्या होता है, HOH होता है। आपको हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है डायग्राम की फॉर्म में आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बिना कुछ ज़्यादा कहे आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर चुके होंगे, है ना। तो आप बताएंगे इस तरह डायग्राम फॉर्म में बना के, जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बनेगा स्लाइटली नेगेटिव। उसी तरह जो हाइड्रोजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए तो ये बनेगा स्लाइटली पॉजिटिव। सेम केस यहाँ पे भी होगा, ये बनेगा स्लाइटली नेगेटिव और ये बनेगा स्लाइटली पॉजिटिव। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, देखिए आपको जब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बस यहाँ पर ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, है ना। यहाँ पर ये बॉन्डिंग अलग है, यानी कि यहाँ पर एल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ बना रहे हैं बॉन्ड। सो इसी वजह से जब एल्कोहल ही वाटर के साथ बाइंड हो जा रहा है, यानी कि वो उसके साथ घुल जा रहा है, इस वजह से आप कितने भी प्रोपोर्शन में डालिए एल्कोहल को वाटर के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। इसीलिए बस इतना सिंपल रीज़न है। आपको जब भी ऐसा रीज़न आता है सॉल्युबिलिटी में, बस आपको देखना है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है वाटर के साथ। जिसका भी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वाटर के साथ वो सब वाटर में सॉल्युबल होंगे। इतना बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। समझ में आया? तो इसका आंसर आपको बस सिंपली ये लिखना है, दिस इज बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। अगर एल्कोहल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते तो ये जो होता है एल्कोहल ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही थी ये प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको। आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके, गुड बाय।